नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 11, जिसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेबीटी सीटेट कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, बांठड़ा हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोकगीत है? बांठड़ा हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोकगीत है? ऑप्शन 1 है हमारे पास, ऑप्शन 1 है कुल्लू, ऑप्शन बी है आपका जो है मंडी, ऑप्शन सी है बिलासपुर और ऑप्शन डी है हमीरपुर। जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के लोकगीतों की अगर हम बात करें, जो लोकल सॉन्ग है उसमें कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में कई सारे सॉन्ग गाए जाते हैं, मंडी में है, बिलासपुर में, हमीरपुर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आपका जो है मंडी। मंडी का जो प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है? बांठड़ा। ठीक है। जबकि आपका जो मोहना है, मोहना जो लोकगीत है वो कहाँ का है? बिलासपुर का। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है कि गंभरी किस जिले का लोकगीत है? गंभरी, तो जो गंभरी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक जो है वो गीत है? ऑप्शन है हमारे पास चंबा है, कुल्लू है, मंडी है, किन्नौर है। तो ये जो गंभरी है ये हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी का जो है वो आपका क्या है? वो लोकगीत है। मंडी के लोकगीत है, जैसे बांठड़ा हो गया, या फिर आपका जो है गंभरी हो गया, झुझियुटी हो गया, ये कहाँ के? मंडी के हैं। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ए नहीं, बी नहीं, बल्कि बिलासपुर का है बांठड़ा। ठीक है, कहाँ का? बिलासपुर का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर का भी नहीं है, पहले ही हमने ठीक बात करी थी। बिल्कुल ये आपका बिलासपुर का नहीं है, बिलासपुर का नहीं बल्कि कहाँ का है? ये आपका जो लोकगीत है ये आपका मंडी का ही है, बांठड़ा। ठीक है, तो जो बांठड़ा है वो आपका मंडी का ही लोकगीत है, जबकि गंभरी कहाँ का है? गंभरी भी आपका मंडी का ही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, चंबा का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? सुई गीत है, सुकुरात है, कुंजू चंचलो यहाँ पर गाया जाता है। इसके अलावा आपका जो है भुक्कू गद्दी, राजा गद्दन यहाँ का प्रमुख प्रेम गीत है। ठीक है, तो ये आपका जो गीत लोकगीत है ये आपका मंडी में गाया जाता है, गंभरी। और आपका जो सुही गीत है, ये अन्य प्रकार के गीत जो है कहाँ पर गाए जाते हैं? ये मंडी में गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, सर्वाधिक परिक्रमण चाल किस ग्रह की है? सबसे ज़्यादा परिक्रमण चाल का मतलब है सबसे तीव्र गति से आपका जो है परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो कौन सा है? शुक्र है, शनि है, या पृथ्वी है, या फिर बृहस्पति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है इनमें से कोई भी नहीं है। वैसे बुध होना चाहिए था। ठीक है, आपने ध्यान रखना। मरकरी वो केवल 88 दिन में क्या कर लेता है? सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास में है। और सूर्य का सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है 88 दिन के अंदर, वो कौन लगाता है? वो आपका मरकरी लगाता है। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी यानी बुध। ठीक है, और इसमें से बृहस्पति की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक चाल इसकी रहती है, लगभग आपका जो है 10 वर्ष 11 आपके जो है 2 वर्ष 11 महीने तक, इस तरीके से आपका जो है, या फिर 10 साल के आसपास जो है, और जितने हमारी धरती पर 10 साल होते हैं उतना वहाँ पर सूर्य का एक चक्कर होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्राथमिक चट्टानें किसे कहा जाता है? यानी प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी जो रॉक्स है वो कौन कौन सी है? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय, या सभी को हम प्राथमिक चट्टानें? देखो दोस्तों, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, सबसे पहली चट्टान, जब भी ज्वालामुखी के लावे से या ज्वालामुखी के मेग्मे से चट्टानों का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उस आग्नेय चट्टान बनती है, और आग्नेय के निक्षेपण से या फिर आग्नेय के टूटने से अवसादी बनती है, और इन दोनों के फिर आग्नेय और अवसादी के टूटने से कायांतरित बनती है। तो पहली चट्टान कौन सी होती है? प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को कहते हैं। ठीक है, आग्नेय के टूटने से कौन बनती है? अवसादी, और अवसादी और आग्नेय के टूटने से कौन सी बनती है? नहीं, आपकी जो है कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित बात एक ही है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि किस एक को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कौन सा एक प्रमुख जो है आपका सेना कमांडर था जिसको मरणोपरांत यानी शहीद होने के बाद जो है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर धन सिंह थापा, संजय कुमार, सोमनाथ शर्मा या कोई नहीं। सबसे पहली बात तो मेजर धन सिंह थापा को ये शिमला जिले के रहने वाले थे। 1962 में भारत चीन युद्ध में इनको पुरस्कार मिला था, परंतु इनको जीवित अवस्था में मिला था। ठीक है। दूसरे हैं संजय कुमार, इनको 1999 यानी कारगिल के युद्ध में मिला था। ठीक है, उनको भी जीवित अवस्था में ही मिला था। तीसरे हैं हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी, इसका जो सही आंसर है सोमनाथ शर्मा, इनको 1947-48 में कश्मीर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो है आपका अदम्य साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था और इसमें ये शहीद हुए थे। और भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जो कि कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनमें से हमने 3 यहाँ पर बात कर ली है और चौथे थे विक्रम बत्रा। मेजर विक्रम बत्रा, इनको भी कारगिल की लड़ाई में शहीद होने के बाद ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जबकि जो आपके राइफलमैन संजय कुमार थे, ये भी आपका बिलासपुर जिले के रहने वाले थे। तो ये जो है इनको जीवित अवस्था में ये जो है परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रख लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, कालका शिमला रेलवे लाइन बनकर कब तैयार हुई? कालका शिमला रेलवे लाइन जो बनकर तैयार हुई थी 1906, 1908, 1903 या 1905। तो कालका शिमला रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की नैरो गेज की जो है आपकी रेलवे लाइन है। ये सबसे पहली बात तो 1903 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, और 1906 में इसके ऊपर पहली ट्रेन चली थी। 1906 में इसके ऊपर पहली ट्रेन चली थी और 1903 में ये बनकर तैयार हुई थी। और पहली जो ट्रेन जो चलने के लिए जो हरी जो झंडी इसको दी थी और लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई थी। लॉर्ड कर्जन वॉज दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ द आपका इंडिया, सॉरी बंगाल नहीं इंडिया। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी, सलाहकार जो आपकी समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष आपके जो है संविधान सभा के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है, तीसरे हमारे पास जो है यहाँ पे JB कृपलानी ऑप्शन में है और चौथे BN राय हमारे पास ऑप्शन में है। तो राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद तो जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रांतीय संघ समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी की बात करें तो ये जो थे ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जबकि ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर है वो किससे रिलेटेड थे? ये आपके संविधान सभा के एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BN राय। ठीक है, BN राय। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ओजोन परत किस एक मंडल में पाई जाती है? ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो ओजोन लेयर जो है जिसे कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो आपकी किरणें हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये कौन से मंडल में पाई जाती है? शोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? तो शोभ मंडल की अगर बात करें तो दोस्तों शोभ मंडल जो है इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं होती है। जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती है वो सारी की सारी शोभ मंडल के अंदर होती है। जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, इवोपोरेशन यानी बाष्पीकरण, कंडेंसेशन यानी संघनन और बादल का बनना, ये सारी की सारी जो चक्रवात, प्रतिचक्रवात, आंधी तूफान, ये सारी की सारी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? शोभ मंडल में होती है। जबकि मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो ये सबसे ठंडी परत होती है वायुमंडल की और इसमें उल्काओं में आग लगने की घटना होती है। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास समताप मंडल है। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और समताप मंडल में दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वायु दाब कम रहता है और इसी कारण से यहाँ पर वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। क्योंकि अगर वायु दाब ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पर वायु जो यान है उड़ाने में यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वायु दाब यहाँ पर जो
एयर प्रेशर है बिल्कुल सेम रहता है, तो इसी कारण से यहाँ पर हवाई जहाज को उड़ने की आदर्श दशा इसमें पाई जाती है। बाह्यमंडल की अगर बात करें तो ये आपका वायुमंडल का सबसे बाहरी जो है आपका बाहरी लेयर होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और ओजोन परत को मापने की इकाई को डप्सन इकाई कहा जाता है और इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, उस संचार संबंधी उपग्रह को स्थापित किया जाता है। कहाँ पर संचार से जो अपने आपके जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट है उनको कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो यहाँ आपसे वो चीज़ पूछी गई है। मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में, या फिर समताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में, या फिर ओजोन मंडल में। तो मध्य मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, समताप मंडल में मैंने आपको बता दिया है, ओजोन मंडल भी समताप मंडल का ही एक हिस्सा होता है, परंतु इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयन मंडल। आयन मंडल में ही आपका जो है आपकी जो है अल्फा बीटा गामा ये जो किरणें हैं वो पाई जाती है। रेडियो आपकी जो है चुंबकीय तरंगे आपकी यहाँ पर अवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है। इसी कारण से जितने भी सैटेलाइट से रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट हैं या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी संचार से संबंधित जितने भी उपग्रह हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, आयन मंडल में लगाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट, मेडिकल टेट, नॉन मेडिकल टेट, कमीशन, सी टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज आपको होने वाली है। को बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें है हमारे पास कि पूछा गया है कि किस जिले में दूध और शहद की घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि हनी एंड मिल्क जो वैली है वो कहाँ पर स्थित है, मंडी, कांगड़ा, चंबा या कुल्लू। तो मंडी में अगर हम घाटी की बात करें तो मंडी में आपकी जो है इमला बिमला घाटी है। ठीक है, इमला बिमला घाटी आपकी मंडी में है, या फिर आपकी बलह जो घाटी है वो कहाँ पर है, आपकी मंडी में आपके देखने को मिलती है। कांगड़ा घाटी को बीर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा में रावी घाटी, और चंबा में रावी घाटी को ही दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। हनी एंड मिल्क जो आपकी वैली है वो चंबा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबा। कुल्लू की अगर हम बात करें तो इसे देव घाटी के नाम से जानी जाती है, या देवताओं की घाटी किसे कहते हैं, कुल्लू घाटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि सतलुज नदी किस स्थान से पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो जो सतलुज नदी है वो कौन से ऐसे स्थान से आपके जो है निकल करके या फिर छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन है हरीके, ऑप्शन है मिर्थन, भांकड़ा या संसारी नाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भांकड़ा, क्योंकि भांकड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ठीक है, तो किन्नौर से ये जो नदी है वो प्रवेश करती है हिमाचल में। किन्नौर के बाद शिमला, शिमला के बाद कुल्लू, मंडी और सोलन के बाद बिलासपुर में पहाड़ी एरिया में बहती हुई ये भांकड़ा नामक स्थान से आपका जो है पहाड़ी एरिया को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और पंजाब जो है आपका बिल्कुल समतल और आपका जो है मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर ये प्रवेश कर जाती है। तो इसका ये हो गया सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास पूछा है कि सुई मेला कहाँ पर लगता है या किस माह लगता है, वैशाख, फाल्गुन, चैत्र या भाद्रपद। तो चैत्र महीने में ये सुही मेला लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, चंबा में लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है, चंबा में लगता है। किसका प्रतीक है ये, तो ये बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो चंबा का जो राजा था साहिल वर्मन, जिसने चंबा शहर की नींव रखी थी, उसकी जो पत्नी थी नैना देवी, उसके बलिदान के उपलक्ष्य पर या उसके बलिदान की स्मृति के लिए जो है ये मेला यहाँ पर लगता है। और इस मेले में जो गीत गाया जाता है उसे सुही गीत कहते हैं, और इसी सुही मेले के अंतिम रात्रि को गाया जाने वाला जो गीत है उसे सुकुरात कहते हैं। ठीक है, तो चैत्र महीने में ये मेला लगता है चंबा के अंदर। और चंबा का जो आपका जो मिंजर मेला है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है जिसमें वरुण देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, भेदभाव का निषेध भेदभाव के निषेध का प्रावधान
किया गया है, कौन से आर्टिकल में भेदभाव का निषेध किया। तो सबसे पहले आपको मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 और आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम बात करें भेदभाव के निषेध की, तो सबसे पहले समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18, उसके अंतर्गत यह आता है। और जो आर्टिकल नंबर 14 में क्या बोला गया है, कानून के समक्ष समानता, और 15 में क्या बोला गया है, भेदभाव का निषेध। ठीक है, 15, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 15 में भेदभाव का निषेध। 16 में क्या बोला गया है दोस्तों, अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति, और 18 में जो है वो उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है, 14 क्वेश्चन है हमारे पास कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों शिमला जो समझौता है वो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1925, 1940, 1945 या 1970। तो सबसे पहले 1945 में बेवल सम्मेलन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड बेवल ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन शिमला के अंदर बुलाया था। ठीक है, तो ये शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि शिमला समझौता 1945 के साथ साथ 1972 में भी हुआ था, परंतु उस समय का जो शिमला समझौता है वो भारत और आपका जो है राजनीतिक मुद्दों को लेकर के था। ठीक है, तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता था। जब 1971 में बांग्लादेश जो है नया राष्ट्र बन जाता है, तो नया राष्ट्र बनने के बाद जो है लगभग पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने क्या किया था, आर्मी ने क्या किया था, भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। तो उन्हीं आर्मी को वापस लौटाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में बेनजीर भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसके तहत हमने 93,000 पाकिस्तानी आर्मी को क्या है वो आपका जो है वापस लौटा दिया था। तो ये 1972 का समझौता उस समय का है, परंतु 1945 का जो शिमला सम्मेलन या बेवल सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं, तो ये शिमला के अंदर हुआ था। लॉर्ड बेवल ने सभी जो राजनीतिक दलों से बातचीत करने के लिए सम्मेलन आपका जो है बुलाया था, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए जो है या मुस्लिम जो प्रतिनिधि के लिए चुनाव में पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की थी। ठीक है, तो इसी को चलते हुए आगे जो है ये शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास उसमें पूछा गया है कि आपका जो है किस एक आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति इनमें से कौन सा एक आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1900 आपका जो है 42 में हुआ था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। तो इनमें से भारत छोड़ो सॉरी आपका जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को किसे कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त की तारीख को ये शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, परंतु इसमें सभी जो बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता थे उनको क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी आगा खान पैलेस में क्या है वो आपका नज़रबंद करके रखा गया था। और ये ऐसा आंदोलन था जो स्वचलित आंदोलन था या फिर बिना नेतृत्वहीन आंदोलन था, बिना किसी नेतृत्वकर्ता के ये जो है आंदोलन चला था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, आप करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। तो ये अगस्त क्रांति इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये जन आंदोलन कह सकते हैं इसको, या फिर आपका जो है इसका जो नेतृत्व है वो किसी ने नहीं किया था, जनता के द्वारा स्वचलित आंदोलन था, और ये अगस्त के महीने में शुरू हुआ था, इसी कारण से इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, बॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था, या फिर बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था। ये नहीं पूछा कि किस कब हुआ था, हालांकि ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 में। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको डेट को मेंशन मैंने यहाँ पर कर दी है कि बॉन्डी वॉश का जो युद्ध है 1760 में हुआ था, परंतु किसके बीच में हुआ था, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच में, डचों और अंग्रेज़ों के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में, बीजापुर और मैसूर के बीच में। तो दोस्तों इसका आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत में जो आपकी फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्ति का आपका जो है दमन हो गया था, और फ्रांसीसी के जितने भी व्यापारिक जो केंद्र थे उन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, और इस तरीके से फ्रांसीसी शक्ति का भारत से
डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉन्डिवॉश युद्ध के द्वारा, ठीक है, जो 1760 में हुआ था। क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों के बाद में ही आए थे। पहले सबसे पहले जो विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत आने वाली वो पुर्तगालीज थी, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, डची, डेनिश, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ साथ जो और भी जो कंपनियां हैं उनका भी भारत में वर्चस्व रहा था। तो इसमें हुआ ये थी कर्नाटक के 3 युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, जो अलग अलग संधियों के द्वारा जो है आपका समाप्त हुआ था। इसको भी हम जो है गवर्नर जनरल के टॉपिक में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, इन सभी चीज़ों को हम जो है हिस्ट्री के सेशन में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री के सेशन में जा करके गवर्नर जनरल और आपके जो है ब्रिटिश कंपनियों के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 17 क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? पहली बात तो दोस्तों ये कि 9वीं जो संविधान, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। जो हमारा मूल संविधान है, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी। और जो अभी है वो अभी कितनी है? वो 12 है। अभी कितनी है दोस्तों? 12 है। इसका मतलब 4 जो अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई थी। तो 8 अनुसूचियां तो पहले ही थी, तो बाद में जोड़ी होगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इनमें से जो 9वीं अनुसूची है, 9th जो शेड्यूल है, उसको संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, प्रथम संशोधन या 86 अमेंडमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला संशोधन 1951 में जब हुआ था तो इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया था। 9th जो शेड्यूल है उसको कंक्लूड किया गया था, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण को आपका जो है शामिल किया गया था। तो संपत्ति अधिग्रहण या फिर संपत्ति के अधिकार को उस समय ही मौलिक अधिकार बनाया गया था और आर्टिकल नंबर 31 में उसको संकलित किया गया था। हालांकि बाद में मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था 44वां संशोधन 1978 के तहत, और उसे आर्टिकल नंबर 300 के ए में शामिल किया गया था। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। 42वें संशोधन की अगर बात करें तो इसे लघु संविधान कहते हैं। 44वां संशोधन जो हुआ था, 44वें संशोधन की अगर बात करें तो 1978 में हुआ था, जिसकी मैंने अभी बात की है। पहले संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 86वां संशोधन सन 2002 के तहत जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे आर्टिकल नंबर 21 के ए में शामिल किया गया था। इसको भी हम पॉलिटिकल साइंस के सेशन में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, सूर्य का औसत तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या अनिश्चित, या इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सूर्य के तापमान की अगर बात करें तो सूर्य के दोस्तों अलग अलग तापमान होता है। सूर्य का जो केंद्र का तापमान है, सेंटर का जो तापमान है, वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सूर्य में जो आपके सौर जो आपके कंक्रीट होते हैं, तो सौर जो धब्बे होते हैं, उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? सबसे कम होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और सूर्य का जो औसत तापमान, यानी सूर्य के जो प्रकाश मंडल है जहाँ से सूर्य की किरणें निकलती है, ठीक है, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, उसका जो तापमान होता है उस कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब औसत पूछा है तो अधिक कितना हो गया? 15 मिलियन, और सबसे कम कितना हो गया? 1500, और बीच का तापमान कितना है? 6000। तो 6000 जो डिग्री है सेल्सियस जो है वो आपका सूर्य का औसत तापमान माना जाता है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी है? सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ नीलगिरी, अन्नाईमलाई, पलानी या इलायची की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की अगर बात करें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अन्नाईमलाई इसके बाद आती है। अन्नाईमलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी है। और पलानी की पहाड़ी फिर इसके बाद आती है, और सबसे लास्ट में आती है बिल्कुल इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है? इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये सबसे लास्ट आपकी पहाड़ियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो कौन थे? एस चक्रवर्ती, ये पहले राज्यपाल थे, ना कि उपराज्यपाल। शीला कौल, ये महिला राज्यपाल थी। एनसी मेहता, ये मुख्य आयुक्त थे। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह इज करेक्ट आंसर, ये जो है पहले उपराज्यपाल थे हिमाचल के, ठीक है। एस चक्रवर्ती क्या थे? मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर थे। शीला कौल वुमेन गवर्नर जनरल, ठीक है। और आपका जो है एनसी मेहता जो थे आपके,
ONC मेहता की अगर हम बात करें तो आपकी जो है ये आपके क्या थे, मुख्य आयुक्त थे। एस चक्रवर्ती क्या थे दोस्तों, ये एस चक्रवर्ती जो थे ये राज्यपाल थे, गवर्नर थे। ठीक है, पूछा क्या है, उपराज्यपाल पूछा है, राज्यपाल नहीं पूछा है, उपराज्यपाल पूछा है। तो एस चक्रवर्ती पहले राज्यपाल थे, ना कि उपराज्यपाल। शीला कौल पहली महिला राज्यपाल थी। NC मेहता ये आपके जो है चीफ कमिश्नर थे। और जो मेजर जनरल हिम्मत सिंह है वो आपके क्या थे, पहले उपराज्यपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, इनमें से कौन भारत में स्थित है, प्रॉपरली भारत में कौन 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 है। K2 आपकी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु प्रॉपरली भारत में नहीं है। ये कहां पर है, POK के अंदर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भारत में नहीं है, हालांकि भारत का हिस्सा है, परंतु भारत के अंदर ये आपकी स्थित नहीं है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, धौलागिरी, माउंट मकालू, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, नेपाल के अंदर हैं। धौलागिरी, माउंट मकालू, माउंट मंसालू या फिर आपका जो माउंट एवरेस्ट, ये सारी कहाँ है, नेपाल के अंदर हैं। पूछा क्या है कि भारत के अंदर कौन, तो भारत के अंदर कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है, जिसकी हाइट कितनी है, 8586 मीटर। ठीक है, 8586 मीटर। ठीक है, तो एक आपके जो है हिमाचल भारत के अंदर स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, परंतु प्रॉपरली K2 भारत में नहीं है। प्रॉपरली जो भारत में है वो कौन सी, कंचनजंगा। कहाँ पर है, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है हमारे पास कि आपका जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा आपका जो है महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जाता है स्लोगन। पहली बात तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, यहाँ तक का जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था यहाँ तक का, वो किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान और जय किसान। फिर इसके बाद जो है इसमें जय विज्ञान शब्द जोड़ा गया। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब यहाँ तक का जो नारा दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, जय जवान जय किसान किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई यहाँ पर, जय अनुसंधान, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये जो नारा दिया था प्रधानमंत्री, वर्तमान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये नारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई थी। 1764 में जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और आपका जो मुगल बादशाह था उस समय शाह आलम द्वितीय, ये तीनों के तीनों क्या ही युद्ध में हार गए थे अंग्रेज़ों से। और इसी कारण से बक्सर के युद्ध को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि सन 1765 में लागू करी। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होने के पश्चात जो है आपका वो बक्सर का युद्ध आपका ख़त्म हो जाता है। और इसी 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। एक तरफ से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, दूसरी तरफ से नवाब का। ठीक है, तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो है 24 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि आपका जो चिपको आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था। पहली बात तो ये है कि चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। पर्यावरण से रिलेटेड था, पर्यावरण बचाव से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में हो तो हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आपका आंदोलन हुआ था। और ये उत्तराखंड के रैनी गाँव से हुआ था। गढ़वाल में एक रैनी गाँव पड़ता है उत्तराखंड में, उससे संबंधित ये आंदोलन था। ठीक है, आपका जो है पर्यावरण बचाव से संबंधित ये आंदोलन था। ठीक है, 1973 में ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है। स्वेज नहर की अगर हम बात करें, लाल सागर या हिंद महासागर, भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर, लाल सागर या अदन की खाड़ी, भूमध्य सागर या लाल सागर। ये भूमध्य सागर और लाल सागर इज करेक्ट आंसर। तो आपके जो अरब का जो प्रायद्वीप है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है अफ्रीका का आपका जो है कॉन्टिनेंट आता है इस तरीके से। और यहाँ पे इस साइड आपका ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी है, और यहाँ आपकी क्या है, लाल सागर है। ठीक है, और ये आपका मिस्र पड़ता है यहाँ पर। तो मिस्र के अंदर
ये आपका लाल सागर है और ये आपका भूमध्य सागर है। यानी अगर आपको अगर वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल पूर्वी देशों से यूरोप जाने के लिए जो सबसे आपका शॉर्टकट रास्ता है वो है सुएज नहर। तो जब सुएज नहर नहीं थी तो आपका जो है भारत से कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका और अफ्रीका से अटलांटिक महासागर से होते हुए यूरोप में प्रवेश करना पड़ता था। तो अब जो है सुएज नहर के बन जाने के कारण से कईयों हजारों किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली आपकी जो है कौन सी नहर है, सुएज नहर है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। तो ये हमने आज की टेस्ट सीरीज के अंदर बात किया, क्लास नंबर आपका जो है 11, और इसके अंदर हमने मुख्यतः बात करी है किसके बारे में, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।